नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने गुजरात मॉडल की तर्ज पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रिमंडल ने डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसे अब बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये कानून अशांत क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन, जबरन बेदखली, सस्ते दामों पर संपत्तियों की मजबूरी से बिक्री और दंगाइयों की मनमानी पर लगाम लगाएगा। साथ ही किराएदारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और सामुदायिक सद्भाव को मजबूत बनाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला करार दे रहा है। उनका सवाल है कि अशांत क्षेत्र घोषित करने से उन इलाकों में विकास कैसे होगा। तो क्या ये बिल वाकई शांति और सुरक्षा लाएगा या फिर ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाकर नई चुनौतियां और विवाद खड़े करेगा। आज बात सी खास मुद्दे। एक बार अशांत क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण, ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा। आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से जितेंद्र श्रीमाली जी। स्वागत है जितेंद्र जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। स्वर्णिम जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही योगेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। योगेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए मोहित खंडेलवाल जी, अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मोहित जी आपका भी। और मैं चर्चा की शुरुआत जितेंद्र श्रीमाली जी आपसे ही करना चाहूंगी। गुजरात के तर्ज पर ही ये कानून सरकार लेके आ रही है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है, जो आज जानकारी भी कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान दी गई है। ये कैसे राजस्थान की जमीनी हकीकत के मद्देनजर ये कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? इसको लाने की मंशा क्या थी और क्या मापदंड इसके रहेंगे? देखिए, जयपुर शहर मैं शहर में रहने वाला व्यक्ति हूं और मैं इस बात को जानता हूं और इसको समझता हूं और इससे पीड़ित भी हूं। और मेरे जैसे पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार की पीड़ा वाले बहुत लोग हैं, जहां पर क्षेत्र की जनसंख्या में जब असंतुलन पैदा हो जाता है, उस असंतुलन के कारण से वो व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाता है। और परिणाम ये होता है कि वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र अपने आप के अंदर उसी एक पर्टिकुलर एक समुदाय विशेष का क्षेत्र बन जाता है। और ये पिछले काफी वर्षों से पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर इस प्रकार का ये चल रहा है। और ये जो अशांत क्षेत्र वाला जो ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन एक्ट के रूप के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार ऐसी है गुजरात के बाद में जो कि इस एक्ट को लेके आई है। परंतु अशांत क्षेत्र का जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन बहुत समय पहले से अनेक स्थानों के ऊपर समय समय के ऊपर ये लागू होता रहा है। और जब उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर देते हैं या डिस्टर्ब एरिया हो जाता है, तो उस पर अनेक जो वहां का जो मूलभूत अधिकार होते हैं, उनमें कई सारी चीजों को परिवर्तन करना होता है। ये पहले से चल रहा है, ये संविधान में प्रोविजन है। जैसे कि चंडीगढ़ और पंजाब के अंदर जब वहां पर उग्रवाद चल रहा था, उस समय वहां पर किया गया। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहां पर यह किया गया। और जब गुजरात के अंदर इस एक्ट को लेके आए गए, तो वहां पर जो अनेक लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा त्राहिमाम मचाया और सुप्रीम कोर्ट तक ये गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतोदगत्वा ये कहा कि इस प्रकार के एक्ट लेके आने से किसी प्रकार के संविधान का कोई भी प्रोविजन जो है उसका उल्लंघन नहीं होता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर ही नहीं, आप अनेक जगह पर हम देखते हैं कि अभी एक अभियान के रूप में देश में चल रहा है कि वो जो जनसंख्या का जो संतुलन है, उस संतुलन को डिस्टर्ब। आप एक उदाहरण बताता हूं मैं। एक कुछ समय पहले रामगंज क्षेत्र जयपुर के अंदर एक घटना घटित हुई कि वहां पर चौराहे के ऊपर भीड़ इकट्ठी हुई थी, रिक्शे तांगे वाले खड़े हुए थे। जनरल यातायात पुलिस वाले ने आकर के डंडे से ऐसे उसको हटाया, रिक्शे वाले को। वहां पर आधे घंटे के अंदर 20,000 आदमी इकट्ठे हो गए और 20,000 आदमियों ने इकट्ठे होकर के और वहां कर जो रहने वाले लोग थे उनको डिस्टर्ब किया और वहां की पूरी तरह से अशांति हो गई। तो ये जो एक अभियान के रूप के अंदर हिंदुओं की संपत्ति को हड़पना और उस एरिया से उनको भगाना और पलायन की जो स्थितियां बन रही है पूरे राजस्थान के अंदर, उसको रोकने के लिए हम सब मिलकर के हम भजनलाल जी सरकार का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को, राजस्थान की जनता के पीड़ा को समझा और इस प्रकार का कठोर मजबूत कानून लेके आने के लिए हम सब लोग उनको साधुवाद देते हैं। चलिए ठीक है स्वर्णिम जी, लेकिन
सरकार की तरफ से ये क्यों लाया जा रहा है, इसका उल्लेख यहाँ पर किया जितेंद्र शिवाल जी ने कि बताया क्यों जरूरी था, जरूरत बन चुकी थी। लेकिन स्वर्णिम जी, विपक्ष की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। अशांति नहीं, यहाँ पर अनुशासन हो, सरकार ने कहा कि हमारी मंशा ये है। लेकिन स्वर्णिम जी, कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये कानून सही नहीं है और इससे स्थितियां बिगड़ेंगी या फिर गलत तरीके से इसका इंप्लीमेंट होगा? क्यों ऐसा लगता है, क्या वजह है? देखिए, सरकार यदि ये स्वीकार कर ले कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, उनके बस की नहीं है, अशांति चल रही है, प्रदेश अशांत है, प्रदेश के क्षेत्र अशांत हैं, तो ये उनको स्वीकार पहले करना चाहिए, उसके बाद इस तरह की बात करें। ये बताएं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में वो सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अभी मेरे साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, इन्होंने भी बताया कि पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जहाँ 12 साल से मोदी सरकार है, यहाँ 2.5 साल से बीजेपी सरकार है, लेकिन ये संभाल नहीं पा रहे। तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गई, ये तो हमने देखा नहीं। हमने तो आज तक एक FIR नहीं सुनी जिसमें किसी को पलायन करने पे मजबूर किया होगा और FIR दर्ज हुई हो। है कोई प्रदेश में आज की तारीख तक, इस भाजपा सरकार के शासन में भी हुई हो तो बता दें, कहीं नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है। मेन चीज़ यह है कि भैया दिल्ली से निर्देश आता है गुजरात मॉडल की तारीफ करो, ये आ गया, लिया है, अभी कानून बना नहीं है, क्या नियम बनेंगे, सारी चीज़ें सामने आएंगे। संविधान की धारा है, अनुच्छेद 301 है, वो प्रॉपर्टी पर अधिकार देता है, उसका जो मूलभूत अधिकार है उसको सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। ये संविधान के विरुद्ध है, प्रावधान के। जो अनुच्छेद 14 है जिसके तहत सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है, उसको सस्पेंड करने की बात करते हैं इस कानून के तहत। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब हम कहते हैं कि ऑलरेडी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, रॉयटिंग रोकने के लिए, चाहे दंगा हो, फसाद हो, कुछ भी हो, रोकने के लिए BNSS जो पहले IPC और CRPC थी उसमें प्रावधान है, वो प्रावधान क्या अब नहीं चलेंगे? उनसे क्या काम नहीं कर पा रही सरकार? सिर्फ इतनी सी बात है कि इस कानून के तहत जो गुजरात मॉडल है कि लोगों में भय उत्पन्न करो, ये राजस्थान, सुनिए, आप लोग ने भी कहा कि लोकतंत्र विरोधी है ये। हाँ, क्यों है, मैं ये बताता हूँ। जिस तरह से कई स्थितियां हैं, जो दंगे हो रहे हैं या जबरन पलायन है, जो इस तरह की स्थिति होती है, फिर इससे कैसे निपटा जाएगा? मैंने आपको फिर कहा, इस पर विराम कैसे लगे? आप लोगों ने कहा कि अगर ऐसा घोषित कर देंगे डिस्टर्ब्ड एरिया तो विकास वहां पर कैसे होगा? सवाल तो जायज है। राजस्थान एकमात्र प्रदेश है देश का जिसको शांत प्रदेश कहा जाता है, ये पूरा देश कहता है। अब अगर आप डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर रहे हो तो कौन यहाँ पे निवेश करने आएगा? डिस्टर्ब्ड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर अशांत है, शांति नहीं है, तो कौन व्यापार करने आएगा? इस कानून की जरूरत ही नहीं है। कानून की जरूरत नहीं, सरकार की गवर्नेंस की जरूरत है। जो गवर्नेंस नहीं दे पा रही सरकार, वो अपने कहना चाहिए, जो इनकी सरकार विफल होती जा रही है, उस विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की एक नई डिबेट इन्होंने प्रारंभ कर दी। मैं तो जानना चाह रहा हूं ना, भजनलाल जी की सरकार बताए कि कितने पलायन होने के कारण FIR दर्ज हुई, पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, कितनी शिकायत सरकार के पास आई, सरकार ने क्या आज तक किया? जो इसकी जरूरत पड़ती है जब ऐसी परिस्थिति हो। अगर प्रदेश को अशांत इन्होंने बनाने का ही सोच लिया है तो अशांत क्षेत्र घोषित करेंगे। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है, जो संवैधानिक अधिकार है, उन संवैधानिक अधिकारों को कैसे छीनेंगे? और सबसे बड़ी बात, जो भूमिका होती है गवर्नेंस में, शांति बनाए रखने में, सामाजिक ताना बाना बनाए रखने में, वो होती है जनप्रतिनिधियों की। वो जनप्रतिनिधियों से ऊपर अगर अधिकारियों को अधिकार दिए जाएंगे तो जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? क्या सरकार नीचे को जनप्रतिनिधि चलाने की बजाय क्या अब अधिकारी चलाएंगे? ये भी जानना चाहते हैं। और एक छोटी सी चीज बता दे, जयपुर का उदाहरण यहां लिया था, तो क्या अब एक जो जनप्रतिनिधि है भाजपा के, वो जा के गले में हाथ डाल के लाइसेंस चेक करना बंद कर देंगे क्या? सीधी सी बात है, जो कानून हो है उसकी पालना कराओ, कानून को लागू करो और गवर्नेंस दो, पुलिस को मुस्तैद करो, पुलिस पर, कानून पर जो आपकी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करो। ये जरूरी था। अशांत मत बनाओ प्रदेश को। जिस दिन प्रदेश, जो हमारा शांति प्रिय प्रदेश, जिसमें सब साथ रहते हैं और कोई डरने वाला नहीं है, यहाँ ये महाराणा प्रताप की भूमि है, यहाँ पे डर का तो नाम ही नहीं होता। लेकिन भय का माहौल बना करके अगर आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं तो उसका विरोध है। चलिए ठीक है, लेकिन मैं इस पर जवाब योगेंद्र जी से लूं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आखिर क्या इस एक्ट के माने। लेकिन उससे पहले मैं मोहित खंडेलवाल हमारे साथ है, मैं कानूनी पहलू जरूर समझना चाहूंगी। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये बिल जिस तरह की स्थितियां बताई गई हैं या फिर राजस्थान की जैसे स्थिति है, क्या ये जरूरी बनता है? और दूसरी अहम बात कि क्या ये बिल अनुच्छेद 14, 19 या 300A से टकराता हुआ नजर आता है? क्या है इसकी हकीकत? जी श्वेता जी, देखिए, इसका प्रेसिडेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। गुजरात में ऐसा एक्ट 1991 में ही आ गया था और मुझे लगता है सरकार उसी के तर्ज पर यहाँ पर ये बिल लाना चाह रही है। जहाँ तक गुजरात के एक्ट की स्थिति है, इस संदर्भ में कुछ पिटिशंस ऑनरेबल गुजरात हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जहाँ उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कर दिया गुजरात हाईकोर्ट में, अभी यहाँ पे पेंडिंग है। अब जहाँ तक बात बची संविधान की, देखिए संविधान में 3 प्रोविजन रेलेवेंट आते हैं इसके अंदर। आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी की बात करता है,
जहाँ तक अनुच्छेद 19 की बात है, वो ये कहता है, 19A में देखेंगे आप, वो कहता है किसी व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और निवास करने का अधिकार है। पर 19(5) के अंदर सरकार को ये अधिकार भी है कि सरकार सोशल फैब्रिक बनाए रखने के लिए, ST SC की रक्षा करने के लिए उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। तो जो फ्रीडम है वो अनकर्टेल्ड नहीं है, उस पर सरकार रोक लगा सकती है। तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 300A, जो कि फ्रीडम टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। अब देखिए, ये जो आप कानून ला रहे हैं उसको इन तीनों ही प्रावधानों की अनुपालना में होना पड़ेगा। अगर इसके उल्लंघन में होता है तो जरूर उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी जाएगी। पर ऐसा गुजरात में देखा गया है, वहाँ कानून चल रहा है, तो उस जो वहाँ पे प्रावधान है उसमें ये है कि जो वहाँ लोकल कलेक्टर है, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, वो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको बेचनी है, खरीदनी है, या किसी भी किराएदार / टेनेंट को आपको निकालना है अपनी संपत्ति से, तो उसके लिए आपको लोकल जो वहाँ पे कलेक्टर है या ADM, उनकी अनुमति चाहिए होगी। और उनकी बिना सहमति के और बिना अनुमति के वो जो भी आप परचेज कर रहे हैं या उसको निकाल रहे हैं वो वैध नहीं होगा। गुजरात में से कई प्रकरण देखे गए जहाँ पे सरकार ने, जो लोकल कलेक्टर थे, उन्होंने परमिशन देने से रोक दिया गया। उसमें उन्होंने कहा कि हमने लोकल पुलिस से भी इसमें रिपोर्ट कॉल की और यहाँ शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जो चैलेंज भी हुए, जहाँ पे सरकार ने परमिशन देने से मना कर दिया और वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सका। सरकार का जो इसमें लॉजिक रहता है वो 3 मुख्य बातें वो कहते हैं कि एक क्षेत्र के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, जो लोगों के वहाँ पे रहने की क्षमता है, जो अलग अलग रिलीजन के लोग वहाँ रह रहे हैं, उसमें संवाद बना रहे, उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो, इसलिए एक कानून जरूरी है। दूसरा ये कहा जाता है कि अगर कोई लड़ाई दंगा हो रहा है तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी की रेट है वहाँ पे कम हो जाती है, तो डिस्ट्रेस सेल की आशंका बढ़ जाती है। तो डिस्ट्रेस सेल ना हो, ऐसी आशंका को रोकने के लिए भी ऐसे कानून लाए जाते हैं। तो इसके विभिन्न मापदंड है, विभिन्न प्रक्रिया है, अब ये कैसे इंप्लीमेंट होता है ये देखना होगा। ठीक है योगेंद्र गुप्ता जी, अब देखिए कानूनी पहलू भी हम समझे, लेकिन अब क्योंकि कहते भी कि किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अब सरकार की मंशा यहाँ पर स्पष्ट है, सरकार ये क्यों लेकर आना चाह रही है वो यहाँ पर जाहिर किया और विपक्ष अपनी बात यहाँ पर रख रहा है। लेकिन योगेंद्र से समझना चाहेंगे कि अब वाकई में राजस्थान की अभी ऐसी स्थिति है कि इसे लाना जरूरी हो गया, क्योंकि एक बात कही जा रही, जनसंख्या असंतुलित हो रही है, उस पर भी ब्रेक लगाने के लिए ये मददगार साबित होगा, ये भी कहा जा रहा है, या फिर ऐसी घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं जिसके मद्देनजर ये कानून बने, ये जरूरी हो गया है। देखो श्वेता, ये जो कानून लाने की तैयारी चल रही है उसके 2 पहलू हैं, एक राजनीतिक और दूसरा मानवीय। अगर राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में कहावत है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। ये कहा जा रहा है, बहुत सारे तर्क भी दिए बीजेपी ने, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी अगर क्षेत्र आप अशांत घोषित करते हैं तो वो एक दिन में नहीं होता, वो एक लंबे समय की कहानी होती है। और किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने के पहले अगर वो शांत से अशांत हुआ है, वो जिम्मेदारी किसकी होती है? वो भी राजनीतिक दलों की होती है, वो भी सरकार की होती है। तो पहला सवाल तो ये कि इतने समय में किसी क्षेत्र विशेष को घोषित करने के पहले राज्य सरकार ने, कोई भी सरकार रही हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी अन्य सरकार हो, उन्होंने आखिर ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होने दी कि वहां पर कानून का राज खत्म होना वो मानते हैं, अशांत क्षेत्र मानते हैं, और इस तरह का कानून लाने की जरूरत पड़ी। अब दूसरा आता है राजनीतिक पहलू, जो हमें दिखता नहीं है। देखिए, जब इस तरह की बात की जाती है, अब छोटा सा उदाहरण अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने दिया था रामगंज का, एक उदाहरण हम उसी को ले लेते हैं। ठीक है। वहां की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहां पर इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो जो मार्जिन है वो बहुत कम है। अब उनको अगर ऐसा लगता है पीछे से अगर इस क्षेत्र से अगर इसी तरीके से पलायन होता रहा तो आने वाले अगले चुनाव या उसके अगले चुनाव के अंदर स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि शायद एक दल को वहां पर बहुमत फिर कभी नहीं मिल पाए। तो क्या ऐसी सोच यहां पर होती है? तीसरा मानवीय पहलू ये कि आप अगर ये लेकर आते हैं, कानूनी पहलू कुछ भी हो, लेकिन जैसे आप ये कानून लेकर आएंगे वहां पर संपत्तियों की बिक्री पर रोक लग जाएगी। अब अगर किसी व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए लोन लेना है, एजुकेशन लोन, वो बैंक में जाएगा, बैंक तो उसको नहीं देगा, क्योंकि बैंक जब मॉर्गेज करता है तो उसकी शर्त होती है कि अगर उसने लोन नहीं चुकाया तो उसको सेल कर देगा। तो ना तो आपको बिजनेस लोन मिल सकता है, ना आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, ना पर्सनल लोन मिल सकता है। उस क्षेत्र में क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर यह लगता है कि वो अनफिट है और वो चाहता है कि अपने प्रॉपर्टी को बेचकर किसी ऐसी जगह चला जाए जहां उसको लगता है वो ठीक रहेगा, या किसी शहर में चेंज करना चाहता है, उस केस में आप क्या करेंगे? आप वहां भी नहीं बेच पाएंगे। तो मानवीय पहलू, कानूनी पहलू, राजनीतिक पहलू, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। अब राजनीतिक रूप से तो मैंने आपको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि डेमोग्राफिक चेंज होने से जो लगातार हो रही है वहां पर उनको नुकसान हो सकता है, एक पहलू हो सकता है। लेकिन यह बात सत्य है कि अगर ऐसा कहीं पर है तो पुलिस का राज, प्रशासन का राज, सरकार का राज और सरकार का इकबाल
पहले उसको स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर वो पूरी तरह से फेलियर हो जाए और ऐसी अगर विषम परिस्थिति आ जाए कि अब उसका काम नहीं हो सकता है, मुझे लगता है ऐसी आपातकालीन स्थिति में इसको लेकर आना चाहिए। राजस्थान के राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल इतनी आपातकालीन स्थिति कहीं पर है, इस कानून की जरूरत है। लेकिन सरकार की अपनी सोच है, अगर उनको लगता है कि कानून के लिए बहुत जरूरी है, लोगों की रक्षा के लिए जरूरी है, एक धर्म विशेष की रक्षा के लिए जरूरी है, तो उनका अधिकार वो ला सकते हैं। लेकिन एक बात अभी जो स्वर्णिम जी ने कही कि डर का माहौल भी हो जाएगा, और जिस डिस्टर्ब एरिया जब जोन कोई घोषित कर दिया जाता है या फिर ऐसी स्थिति बनती है या उसके दायरे में आता है, तो क्या आपको लगता है कि उस एरिया के लोग अलग से कट जाएंगे बाकी सब चीजों को लेकर, फैसिलिटी को लेकर? क्योंकि एक सवाल उठ रहा है कि फिर वो विकास से भी वंचित रह जाएगा वो क्षेत्र। क्या वाकई में ऐसा होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर एक व्यक्ति वहां पर रह रहा है, सपोज करिए उसके घर में कोई शादी लायक बच्चा है, अब उसकी शादी का रिश्ता आता है, लेकिन उसको पता लगा कि वो तो अशांत क्षेत्र है, भाई कौन उसको लड़की देगा वहां पर, या कैसे शादी होगी वहां पर? अगर वहां अन्य विकास की बातें होंगी, वो कैसे वहां पर होंगी? इनके सवाल भी दिए जाने चाहिए। तीसरी बात, एक बात जो बीजेपी से पूछना लाजमी है, अगर आप उसको अशांत घोषित कर देंगे तो वहां पर जो भी धर्म विशेष के लोग रह रहे हैं, अल्पसंख्यक, वहां पर आखिर अशांत घोषित होने से ही उनकी रक्षा कैसे हो जाएगी, उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा वहां पर? ये सवाल जो है आम जन के जहन में भी उठ रहा होगा, क्योंकि अब ये लेकर आया जाएगा जब सत्र यहाँ पर शुरू होगा, तो मुझे लगता है इस पर बात करनी चाहिए। जी स्वर्णिम, अभी जो देश में जो स्थितियां चल रही है, और हम तो जयपुर में रहते हैं, जयपुर के चार दीवारी के पुराने लोग हैं, हम इस बात को जानते हैं कि जो पूरे देश के अंदर एक अभियान के रूप में चल रहा है कि आज मेरे बच्चे 12 के हो गए 112, और 20 साल बाद के अंदर गाँव हमारा, ये जो अभियान के रूप में जो चल रहा है, और उसका अभियान का परिणाम यह है कि पूरा का जो शहर के जो पूरी कॉलोनी है, पूरी जो बस्तियां हैं, वो आज वहां खाली हो गई है। और ये कोई 3 साल में नहीं हुई है, पिछले 40, 45, 50 साल से लगातार इस देश में एक अभियान के रूप के अंदर ये जो चल रहा है कि जनसंख्या बढ़ाओ, और जनसंख्या बढ़ा करके उस क्षेत्र के लोगों को डिस्टर्ब करो, और वहां पर उस प्रॉपर्टी को औने पौने दाम के अंदर। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज ये क्यों ये कॉन्सेप्ट है इस शहर के अंदर कि एक कॉलोनी के अंदर अगर 2 अलग समुदाय के व्यक्ति आ गए, और थोड़े दिन बाद के अंदर ये आधे से ज्यादा कॉलोनी के अंदर एक समुदाय विशेष के लोग हो जाते हैं, तो ये जो एक अभियान के रूप के अंदर चल रहा है। मैं आपको एक बताता हूं, शहर के मंदिरों की स्थिति यह है कि शहर में जो पुराने प्राचीन मंदिर थे, छोटे छोटे, क्योंकि जयपुर जो है वो छोटी काशी के रूप के अंदर है, और उस छोटी काशी के रूप के अंदर जो मंदिर के जो छोटे छोटे थे, उसके पास में जो जहां पर पहले कभी हिंदू रहा करते थे, उन्होंने अपने मकान समुदाय विशेष के लोगों को बेच दिए। अब उस मंदिर के बाहर जो है वो हांडिया और मटन चिकन लटके हुए रहते हैं। तो आप ही देखिए कि ये समुदाय विशेष जो वहां रह रहा है, उसकी क्या उसकी स्थिति होगी, और किस प्रकार के शहर के अंदर रह रहा होगा। एक बात कही कि डर कायम होगा, आप ये कह रहे हैं कि जो डर है उसे खत्म करने के लिए ये बिल्कुल ये जो कानून है, ये कानून इस डर को खत्म करेगा, और वो 4 बार सोचेगा अपनी प्रॉपर्टी को बेचने से पहले। ठीक है स्वर्णिम जी। देखिए, बार मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, जनसंख्या असंतुलन की जब बात की जाती है तो कौन से कानून में इसका व्याख्या है, जनसंख्या असंतुलन क्या होता है और किसके लिए बना रहे हैं कानून? जब पुलिस अगर बचाना है तो पुलिस बचाएगी, कानून व्यवस्था कायम करनी है पुलिस को करनी है, अगर किसी की रक्षा करनी है पुलिस को करनी है, और लॉ एंड ऑर्डर कोई ना बिगाड़े, शांति बनाए रखे, ये काम पुलिस को करना है। इसके लिए ऑलरेडी उनको पूरी पावर दे रखी है। तो आप बताइए, अगर ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से 10-12 साल से तो आपकी सरकार केंद्र में चल रही है, राजस्थान में भी लौट के आई। 40 साल से कह रहा हूं गुरुजी, चलो कोई बात नहीं, 12 साल से तो रुका हुआ है ना, आजादी के बाद 12 साल से बंटवारा इस प्रकार का किया, 12 साल से कानून लेके आना, 12 साल अगर आप बंटवारा सही करते हैं इस देश का, या तो बंटवारा नहीं करते, और अगर करते तो सही प्रकार से बंटवारा करते। किसको डरा रहे हो? एक्ट लाने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं है। आप एक्ट लेके आप इसी आए हो। अगर आपकी सरकार नाकाम है, तक तुष्टीकरण की राजनीति क्या करते हैं, काम करने में विफल है, और अल्पसंख्यकों को अपने माथे पे चढ़ाया, अपना जमाई मार करके रखा, विफल है, उसका परिणाम यह है इस्तीफा दो और घर जाओ, क्योंकि मिनी पाकिस्तान के रूप के अंदर हो गए। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने यहाँ के हिंदुओं के साथ में जो दोगला व्यवहार किया है, आप वक्फ कानून आप लेके आए, आप अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल कानून आप लेके आए, उस समय आपको संविधान याद नहीं आता है, उस समय आपको संविधान आपको याद आता है तब जब इस प्रकार के एक्ट आते हैं, और जब उनको रोक लगाने की एक्ट आता है तब आपको कानून याद आता है, और आपको संविधान याद आता है। लेकिन स्वर्णिम जी, चलिए आपने कहा कि सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था उनको मजबूत करने, उसके लिए लाने की जरूरत क्या है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बिगड़ जाए और कानून रहे तो उस कानून के दायरे में रहते हुए एक्शन तो लिया जा सकता है। शायद इस एहतियात या सेफ साइड एहतियात के तौर पर सरकार को यह लगता है कि जरूरी है। के लिए देखिए, किराएदार की रक्षा के लिए किराएदारी कानून है, दंगा रोधी कानून है, BNSS है, BNS है, फिर अभी बनाया ना सरकार ने, अभी 2 साल पहले तो लागू किया है। ये बिल्कुल ठीक है, अलग अलग कानून। लेकिन मुझे एक बात बताइए, विपक्ष को या कांग्रेस को क्या लगता है कि ये क्यों लाया गया है?
इसका केवल- उद्देश्य आपको क्या लगता है? केवल क्योंकि और आज तो केवल- पीसीसी चीफ ने भी इसे लेकर बात रखी, आप भी वहां पर मौजूद थे। स्वर्णिम जी, क्या लगता है कि क्यों लाया जा रहा है? केवल और केवल जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता को एजुकेशन नहीं मिल रही, बच्चे इस छत गिर के टूटने से मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, बिजली की स्थिति खराब है, मुद्दों सरकार से नाकाम भटकाने हो रही के है, लिए। उन मुद्दों से भटकाने के लिए एक नई डिबेट शुरू कर दी। अरे नए कानून तो अभी बने थे ना, बीएनएसएस और बीएनएस, किसने बनाए? इन्हीं की सरकार ने बनाए। तो फिर उसमें भी क्या इतनी कमी छोड़ दी थी क्या? और क्या आज आपकी गवर्नेंस में इतनी कमी रह गई कि आप रक्षा नहीं कर पा रहे? कानून रक्षा नहीं करता, सरकार रक्षा करती है। सरकार के तहत पुलिस जब काम करती है, पुलिस पर अगर पकड़ होती है, पुलिस को निर्देश दिए जाते हैं और सरकार का विजन होता है, तो सबकी रक्षा होती है। अगर ये कहें कि ना इनकी केंद्र सरकार कर पा रही, ना यहाँ की सरकार कर पा रही, तो इनको तो घर ठीक बैठना है, चाहिए, मोहित इस्तीफा देके खंडेलवाल जी, जाना आपको चाहिए। क्या लगता है कि क्या वाकई, क्योंकि कानून बने हुए हैं और लेकिन वक्त के साथ कानून में बदलाव भी होता है, नए कानून भी बनाए जाते हैं जैसी जिस स्थिति में जरूरत पड़ती है। अभी के मौजूदा स्थिति राजस्थान के मद्देनजर क्या लगता है? क्योंकि ये पॉलिटिकल तो ये बयान या सोच अलग है, लेकिन कानूनी रूप से समझना चाहिए। देखिए श्वेता जी, इस कानून के उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव है। आप पहले इस कानून में देखें, अगर आपने किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया, तो इससे किसी भी समाज के लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, उन सभी के अधिकार प्रभावित होंगे। कोई भी संपत्ति को पूर्ण रूप से बेच नहीं पाएगा, बेचने के लिए कंसेंट चाहिए। तो ये कानून किसी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष के अधिकार को प्रभावित नहीं करता, ये पूरे एरिया में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उन सभी के अधिकारों को प्रभावित करता है। तो इसका रेपरकशन सब पर होगा। अब जहाँ तक बात है डिस्टर्ब एरिया घोषित करने की, तो डिस्टर्ब एरिया घोषित करने के लिए भी एक पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई जाएगी। रूल्स फ्रेम किए जाएंगे कि डिस्टर्ब एरिया किसे कहलाएगा। मुझे लगता है सरकार भी ऐसा चाहिए कि डिस्टर्ब एरिया किसी एरिया को घोषित करे, उससे सरकार की बदनामी होती है और जो शहर का पूरा संतुलन है वो खराब होता है। तो अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करने की नौबत आती है, तो उसके क्या मापदंड होंगे, वहाँ पे राइट्स कितने समय तक चल रहे हैं, और राइट्स को रोकने में अगर सरकार विफल रहती है और ऐसे जरूरत लगती है, तो ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, एक बात कही जा रही है मोहित जी कि गुजरात मॉडल को इससे फॉलो किया जा रहा है। 91 में गुजरात में लागू किया गया, लगभग 35 साल करीब हो ही चुके हैं कि वहां पे क्या फर्क कितना आ गया, और क्या वही पैरामीटर जिस तरह से गुजरात में उसे लागू किया गया है वही राजस्थान में लाया जाएगा, या यहाँ पर अपने या यहाँ की जरूरतों के हिसाब से मापदंड होंगे? देखिए, बिल अभी विधानसभा में टेबल होना बाकी है, तो क्या प्रावधान उसमें होंगे ये अभी देखना पड़ेगा। परंतु जो अभी कैबिनेट ने पास किया है उससे ऐसा लगता है कि जो गुजरात मॉडल है उसकी तर्ज पर इसको लाया जाएगा। अगर आप गुजरात मॉडल भी देखेंगे, जो सेक्शन 3 उस कानून का है, वो यही कहता है कि राइटिंग, अगर लंबे समय तक राइट्स चल रहे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे किसी एरिया में और डिस्टर्ब रहता है, तो उसको सरकार घोषित कर सकती है। उसके लिए अलग से रूल्स बने हुए, तो ये डिस्क्रिप्शन सरकार को दिया गया है। अब अगर इसका दुरुपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये माना जा सकता है कि जो आम जन है उसके अधिकार प्रभावित होंगे। परंतु इस कानून की जरूरत है क्या, ये अपने आप में एक विशेष मुद्दा है, क्योंकि क्या जो आपके और प्रावधान हैं वो अभी जो वर्तमान में मौजूद है वो ऐसी समीक्षा, ऐसी स्थिति को रोकने में असंभव हो रहा है क्या? क्योंकि मुझे लगता है बीएनएस में ऑलरेडी सफिशिएंट प्रावधान मौजूद है जो कि ऐसी राइटिंग की स्थिति को रोकते हैं। और अगर राइट्स बढ़ रहे हैं तो सरकार को उस राइट्स को कर्ब करने के लिए वहाँ पे और कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ना कि आपको उस क्षेत्र को इस तरह घोषित करना चाहिए। और अगर घोषित किया भी जाता है, अगर ये कानून इम्प्लीमेंट होता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉशियसली सरकार यूज़ करेगी। ये आम तरह से यूज़ नहीं किया जा सकता। ये बहुत डिस्टर्ब एरिया जहाँ पे बहुत स्थिति खराब हो जाए वहीं पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में ऐसे कानून को इम्प्लीमेंट करना देश के लिए और संविधान के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। मेरा सवाल युगेंद्र जी आपसे रहेगा कि डिस्टर्ब एरियाज बिल, अब इसे कैसे देखें? क्या ये सुरक्षा कवच है, ये संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार है? दोनों तरह की बातें, दोनों तरफ के पॉइंट्स यहाँ चर्चा में भी सामने आए हैं, लेकिन क्या इसे किस नजरिए से देखें? नहीं, मुझे श्वेता सुरक्षा कवच तो नहीं लगता, क्योंकि भाजपा को जवाब देना पड़ेगा कि अगर कहीं पर कोई आपने डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया और वहां पे एक समुदाय के लोग अल्पसंख्यक है, तो सवाल ये है कि उससे वो मजबूत कैसे हो जाएंगे, उनकी सुरक्षा कैसे होगी? अगर उनको उत्पीड़न होगा तो वापस पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस ही उनकी सुरक्षा करेगी, या वो खुद लाठी लेकर बाहर निकलेंगे आपस में निपटने के लिए। तो अगर पुलिस की सुरक्षा में उनको मजबूत करना है तो फिर पुलिस तो आज भी वहां पर है, वो आज उनको सुरक्षा क्यों नहीं देती है? मुझे लगता है सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए थी कि उस एरिया में इतना कानून का इकबाल वहां पर तैयार किया जाए कि इस तरह के उत्पीड़न वहां पर रुक सके, तो लोग अपने आप रुक जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता, कोई बसा घर कौन छोड़ के जाना चाहेगा? एक लाइन में
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए, लोगों के बीच सौहार्द और सामाजिक ताना बाना बना रहे इस पर ध्यान देना चाहिए, न कि लोगों के बीच वैमनस्य और दुष्प्रचार करके अपनी गवर्नेंस के फेलियर्स पे ध्यान हटाने के लिए इस तरह के काम करने चाहिए। सुरक्षा दें और सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को अब जवाब देना चाहिए। ठीक है जितेंद्र जी, फाइनल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो बार बार आ रही है, पूलिया जी भी बता रहे थे और सभी लोग ये बता रहे हैं, इनको ये यहाँ पर ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि गुजरात की तर्ज के ऊपर जिस प्रकार से अगर ये कानून आता है और वो प्रोविजन रहता है, तो उसमें प्रोविजन ये रहता है कि पर्टिकुलर सरकार की भी परीक्षा तभी होती है, कोई भी सरकार हो उसकी परीक्षा तभी होती है। किसी क्षेत्र को अगर डिस्टर्ब हो कर दिया, वो परमानेंट कानून नहीं होता उस जगह कि हमेशा के लिए वो कानून एक्ट लागू हो गया उस एरिया के अंदर। वो उस एरिया को पर्टिकुलर समय के लिए 2 साल 4 साल 5 साल, जब तक कि उसकी जनसंख्या का संतुलन संतुलित नहीं हो जाए तब तक उस 2-4 साल उसको रहता है, और बाद में वहां की स्थिति जब बदल जाती है तो वापस उस एक्ट को वहां से हटा दिया जाता है। यही प्रोविजन गुजरात के अंदर भी लागू है, और यहां भी जो एक्ट में जो प्रोविजन आने की संभावना है वहां यही है संभावना है कि उस समय पर्टिकुलर समय के लिए उस जगह पर ये एक्ट लागू रहेगा और बाद में सामान्य हो जाएगा। शायद अभी ऐसा अभी जो वहाँ पे गुजरात में लॉ है उसमें टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है। ये सरकार खुद मॉनिटरिंग करती है, जब उनको लगता है कि जरूरत है आप उसको लागू कर सकते हैं, जब आपको लगता है स्थिति कंट्रोल में है कि सरकार वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर सकती है। तो ऐसा टाइम पीरियड किसी भी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है और नहीं हो सकता। स्थिति पर डिपेंड करेगा कि अब वहां पर सब ठीक है, अशांति नहीं है शायद, तो सरकार ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ कलेक्टर साहब होंगे वो उसका एनालिसिस करेंगे और उनकी रिपोर्ट के अनुसार इसकी घोषणा की जाती है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अशांति नहीं अनुशासन होगा, और इसी के मद्देनजर सरकार की ये मंशा है और ये कानून लेकर आया जा रहा है। जो डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल की बात की जा रही है, अभी जब बजट सत्र शुरू होगा तो उसमें कानून लाया जाएगा। दोनों तरह के पहलू हैं, दोनों तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है कि शांति, क्या वाकई में शांति कानून से आएगी या फिर विश्वास और विकास से आएगा? और क्या वाकई में अगर ये बिल लाया जाता है तो इससे फायदे ज्यादा है या लोगों को नुकसान ज्यादा होगा? क्या वाकई में अभी जिस तरह से इन क्षेत्रों में लोगों में डर है, उस डर को हटाने में ये मददगार साबित होगा, या इसके आने के बाद ज्यादा डर काबिज हो जाएगा? और जिस तरह से जनसंख्या असंतुलन होने की बात कही जा रही है, तो क्या वाकई में इससे कंट्रोल लगेगा? कई सवाल है, हालांकि इंतजार जरूर करना चाहिए जब ये बिल आए, ये कानून बने और इसके क्या क्या मापदंड होंगे, उसके भी अंदर जाकर उसे समझना होगा कि आखिर ये कैसे फायदा ज्यादा पहुंचाता है या फिर इससे नुकसान हो सकता है किसी एक वर्ग को। और इसके लिए इंतजार करने की जरूरत है इस सत्र की। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना है। नमस्कार। एक बार असम क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा। आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो,